मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण, मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण और इस पंचायत सभागार के प्रांगण में उपस्थित सभी गाजीपुर जनपद के संभ्रांत नागरिकगण और पत्रकार बंधु, इस कार्यक्रम के आयोजक बड़े भाई यशवंत जी, मैं नहीं जानता उम्र में बड़े हैं छोटे, लेकिन मैं बड़ा घोषित कर दे रहा हूँ। हो सकता है उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रांगण में उपस्थित अन्य सभी जो प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, यशवंत भाई ने एक प्रोग्राम अपनी तरफ से जो आप यहाँ साकार रूप देख रहे हैं, इसके आयोजन करने की बात कही। वस्तुतः मैं इस प्रकार के प्रोग्राम से बचने का प्रयास करता हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ आप लोगों से। बड़ी हिचक के साथ मैंने इस प्रोग्राम को इस रूप में स्वीकार किया था कि इस बहाने मुझे जनपद के प्रबुद्ध लोगों से, जनपद के बहुत सारे ऐसे लोगों से जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अग्रगण्य योगदान दे चुके हैं, उनसे रूबरू होने का, उनकी बात जानने का, उन तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिलेगा। इसलिए मैंने, इन्होंने जब कहा तो इस अवसर को मैंने हिचक के साथ हाथों हाथ लपक लिया कि बहुत अच्छा है, कम से कम इसी बहाने लोगों से मौका मिलेगा। अभी अलग बात है कि ऐसे समय में प्रोग्राम हुआ कि विदाई भी हो गई। मेरी समझ से वो भी अपने आप में एक बहुत विशिष्ट अनुभूति है कि जब जाते जाते भी इतने सारे लोगों से, जनपद के जो हर वर्ग का, जो हमारे भिन्न भिन्न हित समूह हैं, जो हमारे समाज की भिन्न भिन्न धाराएं हैं, विधाएं हैं, सबका जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ है, उनसे इंटरेक्शन करना अपने आप में बहुत विशिष्ट अनुभूति है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई दूंगा यशवंत भाई को कि इनकी दूरदृष्टि में कहूँ या इनका कहूँ कि मतलब ऐसा संयोग क्यों काम आया कि दोनों एक साथ कार्यक्रम हम लोगों का हो गया। बड़े भाई ब्रजभूषण जी को मैं 2010 में भी इस जनपद में कप्तान रहा हूं, उस समय जिला पंचायत सदस्य होते थे। पता नहीं इन्हें याद है या नहीं, उस समय हमारे साथ जिलाधिकारी रमेश कुमार साहब थे जो 95 बैच के IAS ऑफिसर हैं। उस समय मैं जनपद में 48 दिन रहा था। इनफैक्ट मैंने 12 नवंबर को चार्ज संभाला था और 1 जनवरी को गया था। तो इन्होंने मतदान के दिन एक अलग प्रयोग किया, मैं आप लोगों के बीच में आज इसे शेयर कर रहा हूं, जो शायद बहुत लोगों तक शेयर नहीं हुआ। क्योंकि जैसे एक पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एक अलग ढंग की परिपाटी बन गई है, इन्होंने उस प्रक्रिया का, उस परिपाटी का, जो आप लोग खुद समझ सकते हैं, जिसके बारे में कहना आवश्यक नहीं है, विरोध करने का नायाब तरीका निकाला है। मतदान करने के लिए गए और ये कहते हुए कि कोई भी कैंडिडेट उसके लिए डिजर्व नहीं करता, इन्होंने नोटा टाइप का शायद मतदान करने की मांग की वहां पे, जो तब नोटा लागू नहीं हुआ था। इनकी दूरदृष्टि कहिए या चाहे जो कहिए, देखिए अब चुनाव आयोग ने उसकी भी व्यवस्था आगे के लिए कर दी। तो विरोध करके वहां तक अंदर जा करके और ये वापस आए, तो जिलाधिकारी साहब ने हमसे कहा कि देखो मतलब क्या तरीका है, ये अलग तरीका इन्होंने निकाला। अरे नहीं देना था तो आते ही ना। हमने कहा शायद तब उनकी आवाज न पहुंच पाती जहां तक वो पहुंचाना चाह रहे हैं। तो मैं तब से इनको जानता हूं, उसके बाद से लगातार जहां भी, विशेष करके लखनऊ में ही ज्यादातर पोस्टिंग रही, तो कभी ये लखनऊ जाते रहे, मुलाकात होती रही। मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूं कि इन्होंने हमेशा जन सामान्य की समस्या को और ज्वलंत समस्याओं को हमेशा उठाया है, हर स्तर पर उठाया है। और इस प्रकार का स्तुत्य प्रयास अपने आप में निश्चित रूप से वंदनीय है और हम सभी लोगों को इन चीजों से हमेशा सीख लेनी चाहिए। भाई यशवंत जी ने मीडिया के क्षेत्र में एक अलग कीर्तिमान रचा है, एक अलग ऊंचाई दिया है उन्होंने पत्रकारिता को। स्पेशली उन्होंने जो बातें वो जनसामान्य के लिए कह रहे हैं, पत्रकारिता में उन्होंने वही चीज जोड़ी है। इन्होंने हर आदमी को पत्रकार बना दिया, शायद तब पत्रकार बना दिया जब सोशल मीडिया इतना सक्रिय नहीं था अपने भड़ासपार मीडिया के द्वारा। आज तो सोशल मीडिया के दौर में फेसबुक पर हर कोई पत्रकार है,
लेकिन इन्होंने बड़ास्पार मीडिया पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, मुझे लगता है बहुत सारे लोग वहां पर इनके प्रति भी अपनी भड़ास निकाले होंगे, इनके पास होंगे। मतलब इससे ज्यादा और पारदर्शिता कोई क्या दे सकता है कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उसके प्रति भी अगर कुछ कहना चाहो उसको भी वो वहां पर अपने वेब पोर्टल पर रखते हैं। मतलब इससे ज्यादा और पारदर्शी व्यवस्था नहीं हो सकती, इससे ज्यादा जनाकांक्षा को मूर्त स्वरूप देने का अपनी तरफ से सार्थक कोई प्रयास नहीं हो सकता। जहां तक इस जनपद के अन्य बहुत सारे हमारे प्रबुद्धजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी बात है, तो बहुत सारे पत्रकार बंधु यहाँ के हैं यहाँ पर हमारे बीच में। मैं सबको नाम से भी जान रहा हूँ, नाम से पुकार सिर्फ इसलिए नहीं रहा हूँ कि संख्या काफी है, सभी लोग जानते हैं यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं वो भी मेरे स्वभाव से परिचित है, क्योंकि पत्रकार बंधु लगभग प्रतिदिन या हर दूसरे दिन संपर्क में आते रहे हैं। हमने हमेशा वही चाहा कि जो भी कार्यवाही हमारी हो वो लोगों को सही है या नहीं, टेक्निकली ही सही ना हो, लोगों को सही दिखे भी, एकदम महसूस लोग करें। अभी अलग बात है कि उसमें कहां तक सफलता मिलती है, ये डिपेंड करता है कि कैसी आपकी व्यवस्था है, कैसे आपके पास रिसोर्सेज हैं और कहां तक आपका कम्युनिकेशन हो पाता है, और बहुत सारी स्थितियां कहां तक आपके फेवर या डिसफेवर में है, या समय आपके पास कितना है। जनपद ने माननीय चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए यहाँ पर भेजा था। मैं समझता हूं कि चुनाव कराने की ही मुद्रा में हम उसी मोड में वेरी फर्स्ट डे से आए, 12 फरवरी को ज्वाइन किया और मानकर यही चलते रहे कि चुनाव की जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी हम कहें हमारी तरफ से सकारात्मक चुनौती या लोकतंत्र का सबसे महान यज्ञ स्थल ये चुनाव ही है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी आहुति देता है, समझा देता है, और उस आहुति के द्वारा, मत रूपी आहुति के द्वारा वो उस यज्ञ में अपना कहीं न कहीं से रोल अदा करता है। आहुति से तात्पर्य यह है कि हर कोई अपने अपने धर्म के प्रति जिस प्रकार से धार्मिक होकर उपासना करता है, अपने अपने तरीके से मनाता है, वैसे ही लोकतंत्र में हर मतदाता अपने अपने तरीके से मतदान करता है, अपने अपने जो प्रिय लोग होते हैं उनको करता है। वह स्वतंत्र, निष्पक्ष व निर्भीक तरीके से इस चीज को कर सके, उसके लिए वातावरण उपलब्ध कराने में जो भी कार्रवाई हो सकती थी हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा किया। कहां तक सफल हुए ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि हमने हर वो काम करने का प्रयास किया जिससे वो चीज बने। उसके बाद क्योंकि जनपद में मैं दोबारा यहाँ पर आया था, तो बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो जानते थे। मेरी फर्स्ट डे मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था, पत्रकारों ने, कि सर 2010 वाले में और 2017 वाले में सुभाष दुबे में अंतर क्या होगा। पत्रकारों ने इसके अलावा कोई सवाल नहीं किया था मुझसे, मुझे ख्याल है मेरे पहली पीसी में। मैंने कहा था कुछ और सवाल है, तो लोगों ने कहा नहीं सर और कोई सवाल ही नहीं है, अगर इस सवाल का उत्तर हाँ है तो हमारे सारे सवाल आगे नहीं है। अब जितना हो सका हम लोगों ने फिर अपने कार्य से ही उसको करने का प्रयास किया। हाँ, ये जरूर है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। गंगा यमुना में तब से बहुत पानी बह चुका होगा, तो पानी जब बहता है तो सतत धारा के रूप में बहता है। धारा एक सी दिखती है लेकिन पानी वही नहीं रहता। मतलब कुछ न कुछ चीजें तो हमेशा समय के साथ समय आपको शिक्षा देता है। समय से बड़ा गुरु शिक्षक कोई नहीं है। तो निश्चित रूप से आप दिन प्रतिदिन सीखते हैं। इस दौरान स्पेशली जो ये 2.5 महीना पूरे 2 माह 14 दिन का समय रहा, मुझे लगता है कि जनपद से जितना प्यार मिला मैं इसको शब्दों में अभिभूत इतना व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि 2 कारण हैं। जिला पुलिस कप्तान के रूप में गाजीपुर मेरा 13वां जिला था। जब मैं पहली बार आया तो 5वां जिला था उस समय। यहां से जाने के बाद मैं फिर यहाँ से तो एंटी करप्शन में गया था, उसके बाद तो एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन में रहने के बाद एसपी कानपुर देहात और फिर सोनभद्र, आगरा और इलाहाबाद,
मुजफ्फरनगर, भदोही, झांसी, इतनी जगह होते हुए दोबारा गाजीपुर में फिर आने का मौका मिला। मैं यह कह सकता हूं दावे के साथ कि जितना सरल, जितना सहज और जितना मिलनसार, जितना अपनापन देने वाले इस जनपद के लोग हैं, उतना मैं अभी तक अन्य जनपदों के बारे में इतना नहीं कह सकता दावे के साथ जितना अपनापन लोगों में है। क्योंकि पूर्वांचल की इस मिट्टी का प्यार इतना है। मैं इलाहाबाद में स्टूडेंट था, बहुत सारे बच्चे यहाँ के हम लोगों के साथ पढ़े हैं। हम लोग डेलीगेसी में रहते थे। छोटा बघाड़ा, रामप्रिया रोड, अल्लाहपुर या करणपुर, सरोरी, बहुत सारी ऐसी डेलीगेसियां हैं जहाँ यहाँ के बहुत सारे बच्चे रहते हैं। वो बच्चे अभी भी आते थे, उनमें से 90% बच्चे मुझे मेरे नाम से ही बुलाते थे, सुभाष भैया ऐसे चलना है, आपको ये करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता था। जूनियर बच्चे, उनमें वही विश्वास था, वही अपनापन था और मुझे उसी अपनापन से उनके प्यार था। इसके अलावा जनपद में जितने भी लोग मिले, जहां भी, जब भी, जिस काम के लिए, मैंने एक चीज देखा। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको कुछ चीजों में विरोध के, बगावत के तेवर दिखते हैं। किसी भी व्यक्ति में मैंने यहाँ पर जो भी मेरे सामने आए रहे होंगे, मैंने अगर बता दिया होगा ये काम ऐसा है या ये नहीं हो पाएगा, किसी ने पलट के नहीं कहा होगा कि नहीं साहब ये गलत आप कह रहे हो, ये हो जाएगा। मतलब अगर लोगों का आप पर विश्वास है तो कहीं ना कहीं से वो पूरी तरह से ऐसा विश्वास है कि आप उस विश्वास को तोड़ने के पहले 1000 बार सोचेंगे कि ऐसे विश्वास को तोड़ा नहीं जा सकता। लोकतंत्र में मैं कहूंगा आज की डेट में, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने एक चीज कही, पुलिस के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं ऐसी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या हम सभी लोग कभी निष्पक्ष तरीके से इस चीज को सोच सकते हैं कि जैसा देश वैसा बेस कहा गया है, जैसा समाज होगा वैसी पुलिस होगी। समाज से ही तो पुलिस वाला भी जाता है। आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको ही आदी हूं और सबसे यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सब हमारे बड़े भाई या चाचा की उम्र में होंगे। जो भी लोग हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा कि जब हम अगर करप्ट मीन से किसी सिस्टम में एंट्री चाहेंगे तो गोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, हमेशा वही स्थिति होगी। मैंने कम से कम 25 FIR कराई है यशवंत जी, जिसमें लोगों ने आर्मी में भर्ती होने के लिए दलालों को ग्रुप बना बना करके बच्चों ने 30-30, 40-40 लाख दिया है। कि किसी ने अपने घर में कोई खेत बेचा है, रिश्तेदारों से लेकर के दिया है, उनकी फर्जी ट्रेनिंग भी करा दी गई और किसी छुटभैया ने उनको अपना समझा दिया। कहीं आर्मी वाले में ही कोई एक सिपाही रैंक का भर्ती रहा, उसने अपने गांव के एक बच्चों का ऐसा गैंग तैयार किया, लिया पैसा उनसे, उनको झूठ फूट का कहीं ले जाके गेस्ट हाउस में रुकवा दिया और ले लिया। 2-2 साल 3-3 साल पुराने केस मैंने सब में FIR करा दिया। अब इस पर अगर कारण पर विचार करें, सवाल ये मैंने सबसे पूछा कि अगर आपका हो गया होता मानो इसको देने के बाद, तो क्या आप बेटा इसको बताते? सबने ऑनेस्टली उत्तर दिया, नहीं सर। सच्चाई यही है, अगर हम करप्ट मीन से सफलता पा जाते हैं, शॉर्टकट से सफलता पा जाते हैं, तब कभी हम उसको स्वीकार नहीं करते, उसको अपने मतलब विजय के ढिढोरे के रूप में पीटते हैं। समाज की इस मानसिकता को बदलना भी, लोगों को मोटिवेट करना भी हमारा आपका ही काम है। ये काम केवल पुलिस से नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं से समाज को भी इस बारे में मानसिकता बदलनी है। क्योंकि जब जो इस सिस्टम से एंट्री पाएगा किसी भी पद पर, किसी भी रैंक पर, तो सबसे पहले तो वो उस करप्ट मीन के द्वारा जैसे एंट्री पाया है, जो कुछ लिया उसकी रिकवरी करेगा, उसको उधार कर चुकाएगा, कहीं बेचा होगा उसको करेगा, प्रतिफल अदा करेगा। तो आप क्या विश्वास करते हो फेयर मीन से ऐसा कर लेगा? मैं खुलेआम मतलब इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि इस प्रकार की जब तक हम लोग सिस्टम में सुधार नहीं करेंगे, जब सामान्य में जनता को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक वैसे ही है कि जैसे अगर किसी को कैंसर है तो जिस अंग में थोड़ा दिख रहा है आपने उसको काट दिया। ये झोला छाप डॉक्टर का काम है। जो अच्छा डॉक्टर है वो कीमोथेरेपी कराएगा, वहां तक जाएगा जहां तक वो फैला हुआ है, पूरे उसके सिस्टम को साफ करेगा। ये सिस्टम समाज से आता है। मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूं किसी का, मैं केवल ये कह रहा हूं कि हर किसी के हाथ में, जी जिसके हाथ में जो काम है, अगर वो काम ईमानदारी से करना शुरू कर दे तो परिवर्तन बहुत जल्दी, बहुत सकारात्मक आता है।
हम लोगों की समस्या है, हम सब लोग दूसरों से परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। हम सब लोग ये चाहते हैं कि दूसरा हर चीज ऑनेस्टली चले, लेकिन अगर हमें मौका मिले तो हम शॉर्टकट से आगे बढ़ते हैं। और यही जो प्रवृत्ति है, इसी कारण वही जो कहा गया कि अपना अपना करो सुधार, बहुत पहले से कहा गया है, हम सब लोग जानते हैं। प्रयास इस चीज का होना चाहिए। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, पुलिस सिस्टम में वर्दी का सम्मान वो दोषियों को जेल भेजने में जितना है, उससे कहीं ज्यादा निर्दोषों को बचाने में है। क्योंकि अभी भी हम लोग देख लें, बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं जहां पर फर्जी नामजदगी होती है। हम सभी लोग जानते हैं, उस समय जो भी विक्टिम पक्ष होता है उसके हाथ में एक कोरा चेक या हुंडी जैसा मिल जाता है। वकील साहब लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद वो 4, 6, 8, 10 को लिखा देता है, और लिखा देता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं से उसके साथ प्रेशर ग्रुप भी लग जाते हैं, भिन्न भिन्न समूह कि नहीं साहब अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी नहीं गिरफ्तारी हुई। और अगर वो ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो गई तो कहीं ना कहीं से ऐसे व्यक्ति का जो निर्दोष होते हुए हत्या या रेप या किसी भी अपराध में जेल जाता है, तो मेरा मानना है उसका न केवल न्याय व्यवस्था, विधिक व्यवस्था के प्रति विश्वास डगमगाता है, बल्कि भगवान से भी विश्वास रखता है। वो यही मान के चलता है कि शायद मेरा ये मतलब मेरे भाग्य में ही यही 2 दिन लिखे थे, ये डेस्टिनी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है हमारा काम है यहाँ पर बेसिक, यहाँ पर पुलिस का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को कि अगर हम चाहें तो कोई निर्दोष जेल कभी नहीं जा सकता। हम केवल अपनी बात करते हैं, अपने से मेरा मतलब पुलिस विभाग की, चाहे कोई कितना भी क्यों न कहे, वो एफआईआर लिखाने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी एफआईआर लिखा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें उतनी ही स्वतंत्रता इन्वेस्टिगेशन की दे रखी है। सारे हमारे यहाँ विद्युत साथीगण जानते होंगे, इसमें कोई भी कोर्ट कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो अगर कोई निर्दोष है, बजाय कि वो न्यायिक प्रक्रिया में छूटे, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में क्यों ना उसको हम निर्दोष है तो उसका नाम निकाल दें। हमने हमेशा इस सिस्टम पर अपनी तरफ से सबसे ज्यादा जोर देने का प्रयास किया है। हालांकि इसमें बहुत सारे अनफेयर मीन होने के भी चांसेस रहते हैं, निकालने के नाम पर भी कभी, जोड़ने के नाम पर भी कभी, नीचे के लेवल पर, आईओ के लेवल पर जो मीडिएटर्स होते हैं बहुत सारे, वो भिन्न भिन्न समूहों के होते हैं, उनको हम अलग से आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हित जुड़े होते हैं। यहाँ पर हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जब ऐसे व्यक्ति को रिलीफ मिले तो न केवल उसको रिलीफ मिले, बल्कि उसका अन्यथा कोई शोषण किसी रूप में न कर सके, उसको बताते भी हैं कि आपका ये निकल गया है। कोई भी अगर इसमें आपसे अनफेयर मीन की बात करता है या हेल्प की बात करता है कि हम आपका करके करा रहे हैं, तो आप बताइए, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी, लिफाफड़ी में मुकदमा कायम करेंगे। और कहीं आपने उसी को सबसे बड़ा मान करके मेरे कहने के बाद कुछ अनफेयर मीन के तरीके से कर दिया कि नहीं बिना कुछ किए तो होता नहीं, तो आपको पक्का है इसमें हम जेल भेज देंगे, क्योंकि रिश्वत देना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना मानना है, क्योंकि आप उस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। जनपद में ही कम से कम पिछले 1.5 महीने में ही लगभग 1 दर्जन केसें ऐसी आई जिसमें हत्या जैसे संगीन अपराध में निर्दोष लोग फंसा दिए गए, हत्या के प्रयास में निर्दोष लोग तुरंत नामजद किए गए। ऐसे ज्यादातर मामलों में 90% मामलों में हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर जो तथाकथित रूप से आरोपी बनाए गए थे उनको न केवल क्लीन चिट दी, मीडिया को भी बताया, सबको बताया, उन्हें भी बताया कि आप ऐसी स्थिति में गुमराह ना हो, कोई आपको परेशान न करे। भावरकोल का भी एक ऐसे ही गोली किसी और के क्रम में चली और तुरंत उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया। सोचो, एक और आदमी क्रिटिकल है, अब फितरती दिमाग काम कर रहा है कि पड़ोसी से जिनसे मुकदमा 3 पीढ़ी के जमीन पे चल रहा है, ऐसे 2 लोगों को, चाचा भतीजे को, 70 साल के चाचा और 50 साल के भतीजे को नेम्ड कर दिया तुरंत। मामले में भी बताया, जब नेम्ड कर दिया तो क्या हुआ कि पुलिस तो इमीडिएट वही करेगी। और मैं एसओ से फोन कर रहा हूँ, जैसे मुझे सेट पता चल रहा है गोली चलने के, तो मैं ऐसे मामलों में तुरंत पहले एसओ से बात करता हूँ सेट सुनने के बाद। उसने कहा साहब कोई समस्या नहीं है, एक मुलजिम पकड़ भी लिया हूँ। हमने कहा ये तो इतना त्वरित कार्रवाई कैसे हो रही है,
कैसे पकड़ लिया आपने, कहाँ पाए? साहब अपने घर में सो रहा था। हमने कहा वो गोली मार के अपने घर में सोएगा जाकर के, ये कैसे संभव है? उम्र पूछी उसका 70 साल उम्र बताया गया। हमने तुरंत एडिशनल एसपी को रात में ही मौके पे भेजा। मैं खुद जाता मौके पे, लेकिन सुबह मैं निकल रहा था छुट्टी पर, मैंने तुरंत भेजा और हमने कहा हमें आप रिपोर्ट करोगे पूरी चीज की। वो गए मौके पर, उन्होंने देखा कि गोली जहां बताया था कि हमको यहां मार करके गए गली में, वहां पर खून के कोई छींटे ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा आप घर में भी तलाशी जरूर ले लीजिए उसके, रात में गोली चली। घर में गए तो साहब यहाँ बेडरूम में ब्लड पसरा हुआ है पूरा। तय हो गया कि गोली बेडरूम में चली, तो बेडरूम में कोई पड़ोसी ही आके गोली मारेगा तो एटलीस्ट ये तो बहुत असंभव सी बात है, और अगर मारेगा तो बहुत भिन्न परिस्थितियां होंगी जिसका कहीं लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। उस आदमी की स्थिति क्रिटिकल थी। हम लोगों ने इमीडिएट उसको तो रेफर वाराणसी किया, और दिन भर में जब थोड़ा सा टैक्टिकली पूछताछ की गई तो उसकी बीवी ने सारी सच्चाई बता दी, और तुरंत हम लोगों ने न केवल उस जो बूढ़े व्यक्ति बैठे थे उनको ससम्मान रिहा करवाया, बल्कि उनको बता करके भी कि आपकी नामजदगी गलत हो गई है, अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इस प्रकार के कार्य अगर मुझे लगता है अगर हर आइडियल केसेज में हो जाए, शायद लोगों का विश्वास, जो जिन्होंने विश्वास की बात कही पुलिस के प्रति, नहीं हो पाता, वहां विश्वास बढ़ाने में ये बहुत बड़ा माध्यम बनता है। जनपद में चूंकि मैं इस बार भी कम ही रहा, बहुत ज्यादा नहीं, मेरी समझ से संभवतः 2.5 महीने और 1.5 महीने मिला दे तो 4 महीने। कानपुर देहात एक जिला है जहां मुझे लगभग 7.5 महीने सेवा करने का मौका मिला, जहां से भाई यशवंत जी ने बताया टीईटी स्कैम का पर्दाफाश करके तत्कालीन डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा परिषद को मैंने जेल भेजा था, जिसमें वो लगभग 1.5 साल जेल में रहे, जेल से रिटायर हुई। वो एक अलग कहानी है, उसका मैं ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ, केवल वहां जनपद की स्थिति बता रहा हूँ। उस जनपद में 50 ऐसे केसेज हमारे सामने, यहाँ के एक डीजीसी वहां पर है शंभुनाथ यादव जी, कभी उनसे आप लोग बात करेंगे, जंगीपुर साइड के हो, आपको बताएंगे। मैंने कम से कम वहां सैकड़ों ऐसे केसेज, घटनाओं में वहां हर जगह एक प्रवृत्ति बन गई है, मारेगा गोली कोई, लिखाया कोई जाएगा। हमने 2-3 ऐसे आइडियल केसेज खोले शुरू में ही 24 घंटे के अंदर, कि जिसमें वादी ही हत्यारा था। वादी अपनी पत्नी के साथ मिल करके अपने रिश्तेदार को, अपने फादर इन लॉ को मार करके 7 लोगों को नेम्ड कर दिया, पड़ोसियों को, जिनसे पुराना मुकदमा चल रहा था, ताकि वो उसमें समझौता कर ले। उसमें से 7 में से 5 लोग फौज में थे और 2 बच्चे थे, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड परिवार था तो उसी की तैयारी कर रहे थे। उस समय इंटर में थे बच्चे। हम लोगों ने 24 घंटे में केस खोला। अभी भी मुझे ख्याल है उसमें से 2 बच्चे बाद में जो थे, उसमें एक आर्मी में गया, दूसरा सब इंस्पेक्टर हो गया है मध्य प्रदेश पुलिस में। अभी भी मेरे फेसबुक पेज पे लोग लिखते रहते हैं कि साहब हमारे लिए तो आप भगवान हो, हमने आपको भगवान के रूप में हमेशा स्थापित करके उसमें रखा है अपने। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं जेल में चला गया होता तो मैं नौकरी में ना आता, मैं अभी कहीं और रहा होता। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि ये तो अगर कोई इंसान आपको इस श्रद्धा से देखता है तो भगवान तो विश्व का नियामक है, एक अदृश्य शक्ति ऐसी है जिससे पूरी दुनिया नियंत्रित हो रही है, उससे कभी भी कोई समानता कभी भी किसी भी शक्ति की नहीं हो सकती। उसके सामने पूरी दुनिया तुच्छ है। लेकिन अगर किसी के मन में इतना बड़ा आपके प्रति सम्मान है तो उस सम्मान का हम कभी अपमान नहीं कर सकते। हम उस सम्मान के लिए जीते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि हमारा एक स्वार्थ हमेशा रहा है। हम जनपदों में जब भी रहे हैं एक स्वार्थ हमेशा रहा है। उस स्वार्थ की प्रतिपूर्ति में पिछले 4 साल जरूर बाधक बने, जब परिस्थिति जन्यवश हम जनपद में नहीं रहे। उस स्वार्थ लोगों की दुआओं का स्वार्थ रहा। मैं लोगों की दुआओं का स्वार्थी हूँ, हमेशा लेता रहने का आदी रहा हूँ। जहां भी हम लोग प्रयास करते हैं कि अगर कोई हमारे पत्रकार बंधु जानते होंगे या जो लोग मेरे चैम्बर में कभी बैठे होंगे, कोई अगर हमारी उम्र का आदमी होगा उससे प्यार से भी बात करेंगे, कुछ गलत बात लगी होगी उससे हो सकता है कड़े शब्द भी बोल दिए, नो यू आर रॉन्ग, ये ना बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग आदमी आया होगा तो उसको चाचा चाची ही बोले होंगे, चाहे वहां कुछ भी मुझे बोला होगा हंसते हुए, नहीं चाची नहीं हो पाएगा, ये ऐसा है या इसमें ये है। और यशो को बताया होगा कि जा करके फला चाची हमारी, इनसे बात करा दीजिएगा, इनका काम देख के जो सही गलत है वही इनसे बात करा देना इनके सेटिस्फेक्शन में। चाहे यशो मुझे गाली ही देख वहां जाएगा, वो सोचेगा कहां से इनका चाची का रिश्ता यहाँ आगे जुड़ गया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो वहां पहुंच गया गाड़ी लेकर के
तो उसकी बहुत ऐसी छोटी समस्या है जो उसके बाद दोबारा कभी नहीं उतरेगी। तो ये दुआ का मतलब आप कह सकते हैं मैं स्वार्थी रहा हूं, और इस प्रकार की दुआओं का स्वार्थ मुझे पुलिस विभाग में आने से पूरा करने का मौका मिला है, और मैं चाहूंगा कि आजन्म इस स्वार्थ को पूरा करने का हम लोग मौका पाए। पुलिस विभाग से ज्यादा त्वरित न्याय कोई दे ही नहीं सकता, मैं दावा करता हूं, इसको हमारे विद्वान अधिवक्तागण हैं, ये सभी लोग जानते हैं। अगर कोई मामला न्यायिक प्रक्रिया में जाता है तो समय लगता है। एक अगर 10 साल 15 साल ट्रायल के बाद अगर कोई निर्दोष साबित भी हुआ तो उसका वो 15 साल क्या लौट सकता है? नहीं लौट सकता। हमारा मानना है कि अगर हम अपनी जगह करेक्ट हो जाएं तो उसको 10 दिन भी उस पीड़ा से गुजरना नहीं पड़ सकता है। तो इसलिए हम सबसे पहले पुलिस को ही, हर पुलिस वाले को अपनी जगह यही कहते हैं कि आप सबसे पहले जज हो, बाद में जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है हम सभी लोग जानते हैं, बहस किस पर होती है? डॉक्यूमेंटेशन पर। अगर कोई आईओ उसमें डॉक्यूमेंटेशन में जो गड़बड़ी किया है उन्हीं पर फॉल्ट फाइंडिंग होती है, उनके आधार पर निर्णय होता है। लेकिन तुरंत अगर कोई घटना हुई और तुरंत हर कोई उसको जान रहा है क्या सही है क्या गलत है, अगर वहां पर हमारा सिपाही इस भूमिका में आ जाए, मैं सिपाही इसलिए बोल रहा हूं जो सबसे नीचे की इकाई है, वो संख्या में सबसे ज्यादा है, जो कहे कि नहीं यहाँ न्याय ही होगा, ये सही है, और ब्रीफ करे अपने ऊपर तक के अधिकारी को जरूरत पड़ने पर, नहीं साहब सही यही है, फिर विश्वास करो वहां सिस्टम में कभी भी जनता का पुलिस पर से विश्वास टूट ही नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य है बहुत सारी स्थिति परिस्थिति जन्य कारणों से इस प्रकार से पूरी तरह हो नहीं पाता। हमें उसी गैप को मिटाना है, जहां एक और समाज को अपनी तरफ से एजुकेटेड बनाना है। एजुकेटेड से तात्पर्य केवल साक्षरता से नहीं है, अवेयर करना, जैसा कि यशवंत भाई ने कहा, हर किसी को उसके अधिकार के प्रति, दायित्व के प्रति, कर्तव्य के प्रति जागरूक करना है। अधिकारों के प्रति जागरूकता बहुत अच्छी चीज है, काफी बढ़ी भी है, अभी इसको और पीक पे जाना है। लेकिन मेरा मानना है सभी लोगों से मैं कहूंगा कि दायित्व पर जागरूकता शायद कम होती जा रही है। हर किसी के हर रैंक पे हमारे अधिकार के साथ दायित्व भी जुड़े हुए हैं। गांधी जी का, बापू जी का कथन है इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि केवल अधिकार के पीछे अगर हम भागेंगे तो अधिकार शायद हमसे दूर भागेंगे, लेकिन अगर हम अपने दायित्वों के प्रति पीछे भागेंगे तो अधिकार हमारे पीछे भागता हुआ चला आएगा। यानी जिस क्षण आप अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, चाहे जिस जॉब में है, ड्यूटी है, जैसे यशवंत जी ने कहा कि कोई भी पीड़ित आदमी अगर कहीं से इनके अपने चैनल में, मीडिया में किसी उस पर पीड़ित है, ये वहां एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं उसको, तो वहां वो अपनी बात रख देता है, तीनों उसमें अपने दायित्व की पूर्ति करते हैं, उसका अधिकार है उसकी बात पहुंचे, लेकिन दायित्व पूर्ति में सहायक आप होते हैं। जब आप दायित्व पूरा करेंगे तो आपको समाज पहचानेगा। आज आपको देश में हर कोई बड़ा मीडिया का इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, इंडिया से मतलब कम से कम इंडियन सीन में नहीं है, और जनसंख्या और चीजों की और मीडिया के स्वतंत्रता ने देशों को नजरअंदाज न करें तो शायद यही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी होगा वर्ल्ड लेवल पर भी, जहां सभी लोग अपनी बात रखते हैं, हर कोई अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। भड़ास निकलना चाहिए। आपने जो कहा बिल्कुल सही है, बिना भड़ास निकले अच्छा नहीं होता। ये वैसे ही है कि सेफ्टी वाल्व, अगर प्रेशर कुकर में गैस भरती गई और ऊपर से हाथ बंद कर दिया सीटी से, छुप छुप की आवाज के साथ अगर धुआं नहीं निकलता रहा तो क्या होगा? फिर ब्लास्ट होगा। अब ब्लास्ट होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो भड़ास तो निकालनी ही चाहिए जहां भी मौका मिले। क्यों? क्योंकि दो चीजें हैं इससे, एक तो अपना मन हल्का होता है, जो हम टनों बोझ लाते घूमे रहते हैं कि कभी हमें कहना है कहीं जरूरत पड़ने पर। दूसरे, आपके निकाल देने से उस व्यक्ति की समस्या अगर सुलझ गई तो आपने क्रांतिकारी परिवर्तन उस समस्या के प्रति कर दिया, सबसे पॉजिटिव है। नहीं भी सुलझी अगर, तो क्या पहले से बदतर थोड़ी हो जाएगी आपके बोलने के बाद? मतलब हर हाल में भड़ास निकालने पे कहीं न कहीं से पॉजिटिव लाभ ही होना है। मैं हमेशा एक चीज और मानता हूँ समाज के व्यक्तियों के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में। समाज का हर व्यक्ति बिना वर्दी का सिपाही है। हमारी बात को यशवंत भाई कह रहे थे, इसको मैं 2011 से मैं लगातार जिलों में सम्मेलन, पुलिस पब्लिक सहयोग सम्मेलन के नाम से करता रहा हूँ, जहां मैं छोटे छोटे कस्बों में जाकर के सारे व्यापारी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, वहां के व्यापार मंडल, बार एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन,
जितने भी लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव, सबको बुला करके और एक ही चीज कहता हूं कि आप अपनी क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार की यहाँ वो बताएं, और खुल करके गाली देना हो खुल करके दें। मैं बैठा हूं सुनने के लिए। क्यों? आप हमें इंडिविजुअल नहीं दे रहे हो, आप उस सिस्टम को कोस रहे हो, सिस्टम में आपको नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से उस सिस्टम में तभी सुधार होगा जब हम सभी लोग मिलकर के समन्वित प्रयास करेंगे। इस प्रयास की जिम्मेदारी हम सभी की है। शायद दिनकर जी का ही कथन है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। मतलब हम केवल तटस्थ श्रोता नहीं बन सकते। आप रोड पे चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया के जमाने में, कोई घायल गिरा हुआ है तो बस बढ़िया से फोटो ले लिया, एक्सीडेंट हुआ है तो फोटो लिया और उसके बाद तड़ाक से मारा कहीं पर। आजकल बहुत सारे हैं, कहीं एफबी पे डाल दिया, ट्विटर पे डाल दिया। क्या माना अच्छा काम किया आपने, लोगों तक पहुंचे हो, लेकिन क्या यहीं से आपके दायित्व की प्रतिपूर्ति हो गई है नागरिक के रूप में? वो भी तो किसी का रिश्तेदार, किसी माँ का बेटा, किसी बेटे का बाप, किसी बहन का भाई या किसी भाई की बहन जो घायल पड़ा वो है ना। अगर हम उसको अपनी गाड़ी से उठा करके पहुंचा दें, लेकर चले जाएं, तो क्या इसमें कौन सा हमारा मतलब छोटापन हो जाएगा, या गाड़ी में थोड़ा सा खून के अगर धब्बे लग गए सीट पर, 1000-2000 का नुकसान हो गया, तो क्या उससे किसी के जीवन बच गया? क्या उतना बड़ा आप कभी दान कर सकते हो जीवन में? अभय दान किसी को जीवन में आप दे रहे हो, अभय दान माने वो एक ऐसा दान है कि मृत्यु के भय से वो उबर गया, बच गया। इससे बड़ा तो कोई और हो नहीं सकता। लेकिन आप सभी लोग देखे होंगे, हम में से कुछ लोग ऐसा करते हैं, हमें नहीं कर रहे, इंटेंशनली करते हैं, उनको पता ही नहीं है करना क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों का जवाब आएगा इसमें कि साहब पुलिस वाले वहां डॉक्टर जाने पे कहते हैं FIR करेंगे, फला पूछेंगे और सब। पहले तो अब सभी लोग जानते हैं, एटलीस्ट हमारे विद्वान अधिवक्तागण सभी लोग जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन आ गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी से ना तो FIR के लिए पूछा जाएगा, ना डॉक्टर पूछेगा, ना कोई, पहले उसका इलाज होगा। जो भी सारी चीजें कोई लेके जाएगा, और ना ही कोई घायल को ले जाने वाले से पूछताछ करेगा। मान लो इस सारी चीज के बाद कोई ऐसा एक आध आदमी जो दीन दुनिया से निराश संप्रदाय का हो, खड़ा होकर पूछ ही दिया आपका, चाहे वो पुलिस वाला हो या डॉक्टर हो, तो आपके 2 सवाल से आपका इतना नुकसान कोई नहीं हो जाता जितना कि उसकी जिंदगी बचा देने से आपको जो संतुष्टि होगी, उससे बड़ा आपका अपमान 2 सवाल सुनने से नहीं होता, मेरा मानना है। हम सभी लोगों को इस प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में जिस दिन अपराधियों को ये मालूम पड़ जाए कि हर आदमी पुलिस वाला है, उस दिन क्या अपराध हो सकता है? क्योंकि अपराध हमेशा सुनसान में नहीं होता, कहीं ना कहीं आसपास लोग होते हैं उसमें। जिस क्षण उसको ये मालूम हो जाए कि पता नहीं इसमें कौन पुलिस वाला है, तो इसी पे हम हमेशा कहते हैं कि समाज का हर व्यक्ति बिना वर्दी का सिपाही है। तमंचा फैक्ट्री होगी किसी गांव में ही होगी, लोहार अगर बना रहा होगा, पास पड़ोस के जान रहे होंगे, और नहीं तो प्रधान जी या हारे प्रधान जी या कोई न कोई जिनका वोटर होगा, घर में घुस के जहाँ रोटी तक खाए होंगे चूल्हे पे चुनाव के दौरान, उनको पता होगा कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन वो उसका मूल्यांकन इतने से केवल कर रहे हैं कि हमारे वाले पक्ष का वोटर है या उनके वाले का है, तो इससे तो समस्या नहीं सुलझेगी। लेकिन उसी बने हुए तमंचे से फैक्ट्री के कल को अगर उन्हीं का कोई रिश्तेदार बच्चा या उनका अपना आदमी गोली का शिकार हो गया, तो उस दिन वो क्या अपने को माफ कर पाएंगे? क्योंकि गोली पर तो लिखा नहीं है, उस तमंचे पे लिखा तो है नहीं कि इसमें लोड की जाने वाली गोली कब किसकी जान लेगी, कौन अपराधी इसको कहां ले जा रहा है। इसी प्रकार से कहीं अवैध शराब की मान लीजिए दुकान चल रही है, फैक्ट्री बहुत बड़ी पैमाने पर चलाई जा रही है, पास पड़ोस के लोग शांत हैं, ये मान के हमारा क्या जाता, भाई हम तो कर नहीं रहे, हम तो बहुत शरीफ आदमी है, हमारा इन चीजों से मतलब नहीं है। कल को आपका लड़का शराब पीना शुरू कर दिया, आप नहीं जान पाओगे। पढ़ने वाले बच्चों की सोहबत में जाकर के कल को अगर उसने वही काम शुरू कर दिया, तब आप अपने को कोसोगे। तो जो भी हमारे आसपास अवैध कार्य हो रहे हो किसी भी प्रकार से, यशवंत भाई ने जो कहा बहुत सही कहा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आपकी बात कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, 100 नंबर नहीं सुन रहा है, कप्तान नहीं सुन रहे हैं। अब तो इतने सारे सोशल मीडिया के जमाने में आपको है, आप ट्विटर पर डालो, CM, PM, DM, SP, मीडिया, हर किसी को आप कर दो, लगा दो, सबको उसमें टाइप कर दो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सुनेगा।
आपकी बात जाएगी ना, और जब जाएगी तो कुछ ना कुछ इसका सलूशन निकलेगा जरूर। तो हम यही कहते हैं कि हम सभी लोगों को अपनी इस प्रकार की ड्यूटीज को पूरा करने की जरूरत है। किसी भी रूप में इसमें हमें बिल्कुल नहीं अपने तरीके से परेशान होना है। मोबाइल खो जाने की आपने बात कही FIR की, बहुत दुखद स्थिति है। अगर एक मोबाइल खोने की या किसी भी इस प्रकार के इंसिडेंट की FIR होने में 3 दिन लगता है, तो हमारा सिस्टम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से उसमें हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन हम ये करते हैं कि यहाँ पर आपको अपनी बात एटलीस्ट गाजीपुर जनपद में कोई ना कोई कप्तान हमेशा होगा, और कप्तान और डीएम तिराहा चौराहा भी है नहीं, तिराहे के 2 कोने पर ही बैठे हुए हैं, जरूर वहां तक लेके जाए लोग। मैं मतलब मेरी सलाह है कि अगर नीचे वाला नहीं सुन रहा है तो आपको अपनी बात अधिकारी तक जरूर करनी चाहिए। मैसेज सिस्टम है, व्हाट्सएप सबका खुला हुआ है, व्हाट्सएप पे भेजिए। इससे लाभ ये होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर आपका जरूर इंटरेस्ट कोई ना कोई एंटरटेन करेगा, उसको जरूर आपका ग्रीवांस देखेगा। डॉक्टर साहब की मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा, जो बता रहे थे बहुत अच्छी जानकारी बता रहे थे। वो भी एक प्रकार का ऐसा करप्शन है जो बहुत मेरी समझ से वर्ल्ड वाइड लेवल पे है, इंडिया में विशेष करके। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, हम सभी लोग जान रहे हैं। मैं केवल इतना कहूंगा कि जब आप पुलिस पे जाएंगे तो अक्सर देखते होंगे कि पुलिस का या जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, कौन कौन इमरजेंसी सर्विस है? डॉक्टर हैं, हमारे विद्वान अधिवक्तागण हैं, फायर सर्विस हो गई और पुलिस। ये सब क्या है? इमरजेंसी सर्विस। इमरजेंसी सर्विस का मतलब हो गया कि जिनका कोई अन्य विकल्प ही नहीं होगा इमरजेंसी में। अगर मुकदमा फंस गया कोई, तो जमानत वकील के अलावा पब्लिक का आदमी तो करा नहीं सकता, वकालतनामा तो वकील साहब ही दाखिल करेंगे। अगर FIR करानी है, कोई क्राइम हो गया, तो कितना भी आप नाराज हो जाओ थाने से, लेकिन क्राइम नंबर तो वहीं से मिलेगा, चढ़ना है। अभी और कोई सिस्टम तो डेवलप नहीं हुआ। इसी प्रकार से अगर हमारे घाव हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, पड़ोसी है डॉक्टर, कितना भी उससे दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन अगर इमरजेंसी में कोई दिक्कत आई तो आप पहले उसी के पास लेके जाओगे दिखाने के लिए। मेरा मानना है कि यहाँ पर पुलिस थोड़ा सा मात खा जाती है अन्य लोगों से। वकील साहब लोग कभी भी हम लोगों की तरह इतना मेरी समझ से उलाहना के शिकार नहीं होते, फायर सर्विस वाले भी नहीं होते, हालांकि वो भी बहुत क्विक रिस्पांस के साथ सारा काम जितना बुझाना है, आग बुझाना, उस समय करते हैं। तीसरे, डॉक्टर साहब लोग बिल्कुल नहीं होते, चाहे महीने भर उन्होंने मतलब पूरा लिया दवा में। इसका रीजन क्या है? हमने अपने स्तर पर जो एनालिसिस किया, इसका रीजन एक है, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति के साथ तात्कालिक रूप से किया जाने वाला व्यवहार। यही अन्य तीनों प्रोफेशन से इनको अलग बना देता है। बाकी 3 प्रशंसा के पात्र हो जाते हैं और हम निंदा के। उसका कारण यही है कि बाकी जब हमारे पास कोई पीड़ित आया थाना लेवल पर, जिसकी हम लोग हमेशा अपनी तरफ से प्रशिक्षित करते हैं कि आप उसके ग्रीवांस को सुनिए। माना जाता है, साइकोलॉजी कहती है, किसी ने आपकी समस्या सुन ली तो 90% आप रिलीफ पा जाते हैं। सुन लेने से आपको साइकोलॉजिकल रिलीफ मिल जाता है। बाकी तीनों लोग सुनने में इनका कोई शान ही नहीं है, स्पेशली डॉक्टर का और वकील साहब लोगों का। पूरा समय देंगे अपने उसको क्या कहेंगे उसको, पेशेंट को, क्लाइंट को। डॉक्टर पेशेंट और क्लाइंट हो गए वकील साहब लोग। और हम लोग चूंकि इस मामले में झोला छाप डॉक्टर हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। कैसे मैं कह रहा हूं झोला छाप? क्योंकि हर किसी का पेशा एक डिफाइंड है कि वहां पर यही इतना है। पुलिस का काम क्या है? अगर आग लगी तो पुलिस है, चोरी हुआ तो पुलिस है, डकैती है तो पुलिस है, लूट है तो पुलिस है, मैनेजमेंट कहीं ट्रैफिक का करना है तो पुलिस है, लॉ ऑर्डर है तो पुलिस है, VIP टूर है तो पुलिस है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन है तो पुलिस है, वकील साहब ने तलब करा लिया तो पुलिस है कोर्ट में। अगर किसी केस का इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुआ, जिंदाबाद धर्म मुर्दाबाद अगर नारा लग रहा है तो वहां पर पुलिस है। अन्य विभागों के भी विरोध में कहीं कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, रोड जाम हो रहा है, ट्रांसफार्मर चाहे फूका है, रोड टूटी है, तो भी पुलिस है। तो हमारे लोग क्या मान लिए गए हैं? मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड माना गया ना पुलिस को, हर समस्या का उसके पास इलाज माना गया। व्यवहार में क्या है? एक डॉक्टर साहब लोग
जानते होंगे आप सभी, हम सभी जानते हैं। अभी मैं पूछूं कि आंख का कौन डॉक्टर है गाजीपुर में बढ़िया, कोई एक नाम बताएं। आंख का कौन सा डॉक्टर है जो आंख बढ़िया देखता हो? डॉक्टर सिन्हा। अगर नाम एक आया सिन्हा, क्या डिग्री है सिन्हा साहब की? पढ़ा होगा, नेत्र सर्जन जी। सर्जन है ना। अब अगर उन्होंने MBBS और उसके बाद फिर अपना अगला कौन सी डिग्री होती है MBBS पर? MD हो करके प्रैक्टिस करके सर्जन बने, तो क्या देखते हैं? आंख। अब अगर एक दिन पहुंचिए कि साहब आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, साहब ये हड्डी टूट गई, थोड़ा इसको जोड़ दीजिए। अब वो कहे कि भाई इसको हम नहीं करते आंख वाला है, साहब आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी। साहब कोई और पहुंचा वहां पर, साहब हार्ट में थोड़ा सा लग रहा है, हार्ट बढ़ गई, जरा इसको देख लीजिए। तो यही कहेंगे हम आंख वाले हैं। दांत वाला डॉक्टर है तो दांत वाला अपने बताएगा, जो है स्पेसिफिक है ना। वकील साहब के पास कोई पहुंच जाए, अकादिक साहब इसमें आप फैसला सुना दीजिए, अभी बरी कर दीजिए इसी में। वकील साहब तो यही कहेंगे भाई हम अपील करेंगे, आपके लिए लग रहे हैं, तो कहे साहब चलिए जेल से छुड़वा आइए, इसमें अपील करेंगे, जब सुनवाई करें, नहीं साहब आप कुछ भी कर सकते हैं, चलिए कर दीजिए। नहीं कर सकते ना। लेकिन यहाँ पुलिस के बारे में जरा सोचिए क्या स्थिति है, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्स पुलिस वाले के पास पहुंचता है, और उसकी योग्यता कितनी है? कक्षा 12 पास अब डिग्री हुई है, इसके पहले 10 थी यशवंत जी, 8 थी, 5 थी, और एक समय ऐसा था 2 दशक पहले कि जो भी बॉडी से ऊपर से नीचे तक फिट फाट दिखता था। हमारे चचा लोग जो बूढ़े लोग हैं जान रहे होंगे, बूढ़े मतलब 50 साल प्लस युवा वाले, बूढ़ा नहीं कहूंगा मैं किसी को, तो जो 50 प्लस युवा हैं वो लोग जान रहे होंगे। पहले ऐसी ही भर्ती होती थी, चाहे उसने 4 पढ़ा चाहे 5, चाहे कुछ नहीं। तो आपने उसको तो मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर मान लिया है, सारी शिकवा शिकायत उसी से है। हमारा भाव आप समझ रहे होंगे, हमारा हर चीज का एक्सपर्ट, मेरा मानना है हर चीज का इन्वेस्टिगेशन और क्राइम लॉ ऑर्डर प्रयास भी हुआ है यूपी पुलिस में, 1 दशक से प्रयास चल रहा है कि अलग किया जाए, इन्वेस्टिगेशन को अलग किया जाए और लॉ ऑर्डर को अलग किया जाए। हम कहते हैं इसमें भी जाकर के और अलग किया जाए। आइडियल स्थिति तो यह है कि रेप केस का इन्वेस्टिगेटर उसका स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वो किसी MS सर्जन की तरह होना चाहिए, उस केस के बारे में सारा जानने वाला, लॉ ऑर्डर पे काम करने वाला, वो भी स्पेशलाइज्ड होना चाहिए उसी में। इसी प्रकार से ट्रैफिक वाला स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, फॉरेन से लेकर के हर जगह की क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं देख करके उस स्तर की डिग्री प्राप्त करके उसका कोर्स करके होना चाहिए। होता क्या है, अभी भी मैंने कहा इतना सब होने के बाद कक्षा 12 पास की है पुलिस की भर्ती की होगी, तो उसकी स्थिति ऐसे ही है कुछ जैसे डॉक्टर साहब लोगों के बीच में झोला छाप डॉक्टर की है, और जैसे हमारे विद्वान अधिवक्ताओं के बीच में जो बाहर बाहर मुंशी लोग घूमते रहते हैं, हम लोगों के कार्यालय में आ जाते हैं, खुद FIR करा देते। यही है उसकी पोजीशन। किसी सीरियस अधिवक्ता के पास समय नहीं है कहीं जाने का, उसके पास इतने केसेज हैं कि सुबह से लेकर रात तक वहीं लगा है। एक आध में कभी चला गया, हमेशा तो नहीं जा सकता ना दूसरे ऑफिस में, केसेज बहुत होती है या नहीं होती, सुबह से लेकर रात तक तैयार कराते हैं। लेकिन वहीं जब वो नहीं है जिसके पास, या वो उस स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं जाएगा। हमारा भाव ये है केवल कि पुलिस वाले की तुलना इन लोगों से करिए आप, क्योंकि आपने उनको सब कुछ दे रखा है, हर चीज का विशेषज्ञ बना रखा है। झोला छाप डॉक्टर, आप गांव में जाइए, HIV से लेके कैंसर से लेके जिसका भी लो, सबका उसके पास दवा है। और बुद्धिमानी वो क्या करता है, किसी को पढ़ा लिखा देख लिया 65 शर्ट वाला, तो दवा ले जाएगा, ऐसे निकालेगा और उसको भुकनी से पीस देगा, उसको पुड़िया में बना देगा कि जाओ जितना सर्जरी की हो, जितना पढ़े हो ज्ञान सब निकालो, इसी में कौन सा किस चीज का मिश्रण है। अब पर्ची बना के दे देगा, लड़के को इसको डाल देना बढ़िया से जीप दे। होता है, हम लोगों ने बचपन में गाँव से रहे हैं, देखा है ये चीज करते हुए। अब पर पुड़िया बता देगा, उस समय 10 रुपया पुड़िया बताना था, और उसी हिसाब से दाम बढ़ गया होगा। हमारा कहना सिर्फ ये है कि जब तक हम स्पेशलाइज्ड रूप से प्रशिक्षित नहीं होंगे, तब तक पूरी तरह से समस्या नहीं दूर हो सकती। आप फॉरेन की जब तुलना करते हैं, वहाँ की पुलिस के प्रति लोगों में बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड है। यशवंत भाई जानते होंगे, हमारे विद्वान अधिवक्तागण जानते होंगे, ब्रिजभूषण जी जरूर जानते होंगे। फॉरेन में आकर
एक्यूज्ड आकर के एक्सेप्ट कर लेता है पुलिस के सामने, हाँ हमने एक क्राइम किया है। क्या है अपने यहां ये स्थिति? नहीं है ना। तो हमारा कहना यह है कि उस क्यों कर लेता है स्वीकार? क्योंकि उसे भी ये विश्वास है कि हमने कर लिया, उसके बाद हम जा रहे हैं, सिस्टम में हम बच नहीं पाएंगे। मतलब अगर नहीं भी स्वीकार करेंगे तो नहीं बच पाएंगे। स्वीकार करने पर थोड़ा सा जो एक वादा माफ टाइप का होता है अपने यहाँ गवाह, कुछ न कुछ आपको पॉजिटिव उसमें जज का या आगे न्याय व्यवस्था का सिंपैथी मिल जाएगी। अपने यहाँ क्या है, अगर कोई ऐसा कर ले आकर के तो सोचता है तब तो हमें अतिरिक्त रूप से पता नहीं कितना लटकाया जाएगा, कर ही नहीं सकता। उस स्तर पे हमारा सिस्टम ही नहीं है अभी। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम सभी लोगों को हर स्तर पर सुधार की जरूरत है, और ये तभी सुधार हो सकता है जब सकारात्मक रूप से हम सभी लोग उस चीज के बारे में सुधार की आवश्यकता महसूस करें। अभी केवल इतना हम लोगों में चल रहा है कि हमारा ये अधिकार ये नहीं हो पाया। जो आपका अधिकार है वही दूसरे का कर्तव्य है। तो अगर सब लोग अपने अपने दायित्व पूरा कर दें तो मेरी समझ से सबके अधिकार भी पूरे हो जाए। हमारा दायित्व है सबके मुकदमे लिखना, जो केसेज आवे उनका फेयर इन्वेस्टिगेशन करना, और आपका वो अधिकार है। हमने अपना दायित्व पूरा कर दिया तो आपको अधिकार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो दायित्व है, आपने हर समस्या को निरपेक्ष रूप से तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है।